हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अच्छे से अपनी प्रेपरेशंस भी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम पॉलिटी के 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज से हम पॉलिटी भी स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ जैसे हमने एचपीजी के और हिस्ट्री काफ़ी क्लासेस आपको मिलती रहती है, वैसे ही आपको पॉलिटी की भी क्लासेस यहाँ पर मिला करेगी। तो आज तो हमारी फर्स्ट क्लास है, आज हम 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर हम डेली भी 50 क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे 10 दिन में कितने 500 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब हम डेली पॉलिटी भी अपने साथ-साथ में कंप्लीट करेंगे। तो पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। जो अखिल भारतीय महासंघ है, उसको स्थापित करने का प्रावधान कौन से अधिनियम में किया गया था, ठीक है? तो कौन से अधिनियम था वो, भारत सरकार अधिनियम 1935 या अगस्त प्रस्ताव 1940 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। तो ये कब किया गया था? ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, इसमें अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, बेटन योजना के नाम से। तो इसका राइट आंसर है ए। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चला गया? ठीक है, जो जब तक कि भारत का संविधान लागू नहीं हुआ, तो भारत का संविधान लागू कब हुआ था? कब बना था हमारा संविधान? पहले तो संविधान सभा का गठन हुआ था, क्योंकि संविधान सभा ने संविधान को बनाया था। फिर संविधान बना 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन जब लगे थे। तो उसके बाद इतना टाइम लगने के बाद जब हमारा संविधान बना, तो उस टाइम भी लागू नहीं हुआ। 26 26 नवंबर 1949 को बनकर तो तैयार हो गया, लेकिन उस टाइम लागू नहीं हुआ था। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है? तो कह रहे कि जब तक संविधान बना नहीं था, तो उस टाइम शासन कौन चलाता था? किसके अंतर्गत आता था? तो वो आता था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, ठीक है? राइट आंसर होगा इसका सी। क्योंकि अगर देश की सत्ता को चलाना है, अगर कंट्री को चलाना है, तो कोई ना कोई तो यहाँ पर लॉज़ होने चाहिए। तो उस टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था, जब बना नहीं था तो किसके अकॉर्डिंग चलेगा? जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था, तो उस टाइम उसके अंतर्गत चलाया जाता था। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन-सा सही नहीं है? ठीक है, जो कैबिनेट मिशन योजना है उसके अंतर्गत तो सबसे पहले तो देखो कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? 1946 में, ठीक है? तो इसके अंतर्गत क्या सही नहीं है? तो हमें देखना है। ऑप्शन ए है हमारे पास, पाकिस्तान की स्वीकृति, भारतीय सदस्यों वाला अंतिम मंत्रिमंडल, प्रांतीय समूहीकरण, संविधान निर्माण का अधिकार, ठीक है? राइट आंसर होगा हमारे पास ए, पाकिस्तान की स्वीकृति जो है वो कैबिनेट मिशन जब योजना आई थी, तो उसमें पाकिस्तान की स्वीकृति के बारे में कोई भी बात नहीं की गई थी कि पाकिस्तान इंडिया जो है वो डिवाइड होना चाहिए या नहीं हुई, इस बारे में कोई बात नहीं होगी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ठीक है, जो जब कैबिनेट मिशन मैंने आपको बताया था 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है? इसके 3 मंत्री थे। तो उसमें से 3 थे, ऑप्शन में दिया है कि हाँ 3 तो थे और उनमें से 1 नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप इसको याद रखना, एक लॉरेंस है, एक क्रिप्स है और एक अलेक्जेंडर है, ठीक है? आप ऐसे याद रखना इसको। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि हाँ एल एसी लो, ठीक है? एसी लो, अलेक्जेंडर, सी से क्रिप्स और एल से लॉरेंस, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है? ये तीनों ही जो बंदे थे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों ही कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, लेकिन जो ये लॉर्ड एमरी है ये नहीं थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। प्रांतों में दोहरा शासन, राज्यों की स्वायत्तता, हिंदू-मुस्लिम हेतु अलग-अलग निर्वाचन व्यवस्था, राज्यपालों को वीटो शक्ति। ठीक है, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है ये कब आया था? 1919 में।
तो इसमें क्या बात की गई थी, इसने बताया था कि प्रांतों में दोहरा शासन होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा ए। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? संघीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था, द्वैध शासन प्रणाली और या फिर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, जो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट था, इसको किस नाम से जाना जाता है और मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मार्ले मिंटो उस टाइम पे जो हमारे गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था मिंटो। ठीक है, क्या नाम था उनका? लॉर्ड मिंटो, और इसलिए इसको मार्ले मिंटो एक्ट भी बोला जाता है। और कहते हैं कि जो ये है, ये कौन-सी व्यवस्था थे, वो क्या चाहते थे, वो किससे चाहते थे कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 1909 का जो ये काउंसिल एक्ट है ना, ये किससे मतलब संबंधित है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से। और जो द्वैध शासन प्रणाली वाला है, वो किससे रिलेटेड है? अभी हमने जो पढ़ा है 1919 वाला एक्ट, मतलब कि चेम्सफोर्ड एक्ट द्वैध शासन प्रणाली से रिलेटेड है, और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कौन-सा है? 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, और इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। और साथ ही जो मिंटो था, मार्ले मिंटो है, उन्हें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो ये किसके द्वारा लाया गया था? मैंने अभी बताया था कि हाँ, वही अलग से प्रतिनिधित्व वाला ना, उन्हीं का था। तो किसका था? वो मार्ले मिंटो का। जो मार्ले मिंटो एक्ट है, वही चाहते थे कि निर्वाचक मंडल में मतलब मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल बनाया जाए। तो वो कौन-सा एक्ट था? मार्ले मिंटो सुधार 1909। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो अभी देखा था 1909 में, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में पारित किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना, पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीय की भागीदारी बढ़ाना। तो उनका एक ही मोटिव था, तो वो क्या चाहते थे कि पृथक निर्वाचन प्रणाली, कि हिंदुओं के लिए अलग से और मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली बनाई जाए। ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ठीक है, जो भारत के गवर्नर जनरल थे, ऐसा कौन-सा एक्ट था जिससे उनको मतलब अगर समिति बनाई गई है, समिति कोई निर्णय ले रही है, लेकिन पहले ऐसे होता था कि जो डिसीजन ले लिया है, वो गवर्नर जनरल को मानना पड़ता था। लेकिन फिर 1786 में अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें गवर्नर जनरल समिति के निर्णय को अस्वीकार कर सकता था, उसके बाद उसको वो राइट मिल गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1786। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट ऐसा था जिसमें गवर्नर जनरल समिति के निर्णयों को अस्वीकार कर सकता था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो कब पारित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 1773। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था, और इस टाइम जो हमारे गवर्नर जनरल थे, उनका नाम क्या था? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स इस टाइम पे हमारे गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ठीक है, ऐसा कौन-सा एक्ट था जिसके अंदर जो हमारा गवर्नर जनरल है, उसको अध्यादेश जारी करने की पावर मिल गई थी? तो ऐसा कौन-सा एक्ट था? वो था भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 1861 के अंडर जो है गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई थी। और जो ये 1833 का चार्टर एक्ट है, 1833 के चार्टर एक्ट में एक बहुत बड़ी बात हुई थी, और वो थी जो गवर्नर जनरल है, जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल है, उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और विलियम बेंटिंक जो है वो पहले गवर्नर जनरल बने थे भारत के। और 1909 वाला तो अभी मैंने बताया था आपको कि सांप्रदायिक निर्वाचन से जुड़ा हुआ है। मार्ले मिंटो चाहते थे कि सबके लिए अलग से निर्वाचक मंडल बनाया जाए, जैसे हिंदुओं के लिए अलग, मुस्लिमों के लिए अलग से। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन
1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। जो पूना पैक्ट हुआ था वो कब हुआ था? 1932 में। तो इस समझौते में क्या प्रावधान किया गया था कि निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, ठीक है? तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो ऐसा कौन-सा अधिनियम था जिसने सेंटर में ड्यूअल सिस्टम लाया था? वो था भारत शासन अधिनियम 1935। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, ये किया गया था 1935 में, ठीक है? 1935 का भारत शासन अधिनियम था, उसमें संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किया गया था, ठीक है? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता है? तो ये किसकी है? 1919 में जो चेम्सफोर्ड वाला एक्ट था, उसके अंडर ये बात आती है कि प्रांतीय स्वायत्तता कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी थी। राइट आंसर है इसका 1919। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया है? पहले भारत में सचिव का कोई पद नहीं होता था, तो ऐसा कौन-सा एक्ट है जिसके द्वारा सचिव का पद लाया गया? तो वो एक्ट है भारत सरकार अधिनियम 1858। 1858 के बाद यहाँ पर सेक्रेटरी बनना स्टार्ट हो गए थे। मतलब कि सेक्रेटरी की का पद आया था। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? मतलब कि 1922 में किसने बोला था कि जो भारतीय संविधान है वो भारतीयों की इच्छानुसार होना चाहिए? ये बात कही थी महात्मा गांधी ने। तो आपको याद रखना है कि 1922 में महात्मा गांधी ने ये बात कही थी कि संविधान सभा जो बनेगी, हमारा जो संविधान बनेगा वो भारतीयों की इच्छानुसार होना चाहिए। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाना। तो 1924 में ये बात किसने कही थी? मोतीलाल नेहरू और इनके साथ एक और थे, उनका नाम था सी.आर. दास। ठीक है, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। यहाँ पर तो ऑप्शन में दिया नहीं है, पर मोतीलाल नेहरू के साथ सी.आर. दास एक और बने थे, चित्तरंजन दास। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? उनका नाम था जिसने संविधान सभा के विचार को औपचारिक रूप से जिसने लाया था सबके सामने, वो लाया था 1936 में, ठीक है? 1934 में किसने? एम.एन. रॉय ने। राइट आंसर है इसका सी। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो एक ही बंदे थे जिसने किया था, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, जे.एल. नेहरू थे जिनसे संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? ठीक है, कांग्रेस ने कब किया था? तो कांग्रेस ने किया था 1936 में। कांग्रेस ने भी 1936 में बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर के एक प्रस्ताव पारित किया था। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर कहा कि संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए, ठीक है? संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए, पर वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। तो ये बात किसने कही थी? जवाहरलाल नेहरू ने। और महात्मा गांधी ने बोला था 1922 को जो संविधान हमारा बनेगा वो भारतीयों की इच्छानुसार बनना चाहिए। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ठीक है, तो 1942 में एक योजना आई थी, उसका नाम है क्रिप्स मिशन, ठीक है? क्रिप्स योजना। उसने यह स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा, कि हम संविधान सभा का गठन करेंगे, लेकिन ये संविधान सभा का गठन कब होगा? ये संविधान सभा का गठन होगा युद्ध के बाद। और कौन-सा युद्ध? उस टाइम सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, ठीक है? सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, तो उन्होंने कहा था कि ताकि आप इंडियंस हमारी वॉर में हेल्प करो, तो उन्होंने कहा कि हम आपके लिए संविधान सभा का गठन करेंगे, लेकिन हम युद्ध के बाद करेंगे। तो ऐसी कौन-सी योजना थी? क्रिप्स मिशन।
नेक्स्ट है संविधान सभा के गठन की माँग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, जो संविधान सभा है, ठीक है, सबसे पहले संविधान सभा की माँग की थी इन्होंने 1895 में और उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में संविधान सभा के गठन की माँग की थी और ये सबसे पहले इन्होंने ही की थी। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ठीक है, तो जो भारतीय संविधान सभा भारत की संविधान सभा है, उसको गठित करने का मतलब आधार क्या रहा था? तो वो रहा था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया था, उसके बाद ही हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था और हमारी संविधान सभा का गठन भी 1946 में ही हुआ था। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना, साइमन आयोग का प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना या फिर क्रिप्स मिशन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन के अनुसार ही भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। तो मैंने आपको ये लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ठीक है, जो 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? फैज़पुर में। 1936 में कहाँ हुआ था? फैज़पुर में और इसी फैज़पुर अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की माँग रखी गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन ने पहले से डिसाइड कर लिया था कि संविधान सभा में 389 जो सदस्य हैं, 389 सदस्य होने चाहिए। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना चाहिए? मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी पहले से डिसाइड कर लिया गया था कि संविधान में टोटल जो है इतने सदस्य होने चाहिए। इस प्रकार से वो विभाजित होने चाहिए। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस टाइम 1992 सदस्यों के लिए निर्वाचन होना था और उसमें से कांग्रेस के बंदे निर्वाचित होकर आए, उनकी संख्या कितनी थी? 208। राइट आंसर है इसमें डी। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो किसने भाग नहीं लिया? हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसने कभी भी भाग नहीं लिया संविधान सभा में देशी रियासतों में। पहले तो देशी रियासतों में से कोई भी देशी रियासत भाग लेने को तैयार नहीं थी। लेकिन बाद में सभी रियासतों ने भाग ले लिया, पर जो हैदराबाद रियासत थी उसने कभी भी भाग नहीं लिया। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था? बी.आर. अम्बेडकर का जो निर्वाचन हुआ था संविधान सभा में, वो कहाँ से, किस क्षेत्र से हुआ था? तो वो हुआ था वेस्ट बंगाल से। राइट आंसर है इसका डी। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? ठीक है, जब संविधान सभा बनी थी तो उसमें 389 सदस्यों को चुना गया था, तो इसमें जो मुस्लिम लीग है उसने इसका बहिष्कार किया कर दिया था। तो बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी ना, वो मुस्लिम लीग चाहती थी कि हम मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान बन जाए, इसलिए उन्होंने इसका बहिष्कार किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान बनाना चाहती थी। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? वर्गीय मताधिकार, समान मताधिकार, सीमित मताधिकार या फिर सर्वमताधिकार? इसका राइट आंसर होगा वर्गीय मताधिकार। वर्गीय मताधिकार के अनुसार ही उसी के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो इसका राइट आंसर है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित। जो संविधान सभा के सदस्य थे, प्रतिनिधि जो हुए हैं, वो जनता ने प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत चुने थे। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने, संविधान सभा ने। तो पहले संविधान बनने के लिए संविधान सभा का निर्माण किया गया। संविधान सभा बन गई, फिर इसी संविधान सभा में जितने भी मेंबर्स थे उन सभी ने भारतीय संविधान को बनाया। तो बेसिकली जो भारतीय संविधान है वो किसने बनाया? संविधान सभा ने। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ठीक है, जो भारतीय संविधान सभा थी उसकी स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में।
मैंने आपको बताया था कि 1946 में ही कैबिनेट मिशन आया था और फिर कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान सभा की स्थापना की थी। तो वो स्थापना कब की थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो जो संविधान सभा है उसका फर्स्ट जो अधिवेशन हुआ है वो हुआ है दिल्ली में, ठीक है? इसका राइट आंसर होगा बी, दिल्ली में। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जब संविधान सभा का उद्घाटन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता करने वाले जो बंदे थे उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी और ये जो थे ना ये अस्थायी सदस्य थे। संविधान सभा का पहला सत्र शुरू हुआ था। संविधान सभा बनकर तैयार हुई थी कब? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को और 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा का पहला गठन हुआ और वो हुआ है और पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन हैं? और जो संविधान सभा है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में जाना जाता है वीएन राव को, डॉक्टर बेनेगल राव को, ठीक है? किसको? सिंह राव। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ये तो हमने देखा ये संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी थे सच्चिदानंद सिन्हा। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर है एच बेग। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो इसका राइट आंसर है 13। संविधान के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन करने के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां बनाई थी? तो ये बनाई थी इन्होंने 13। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास डी, 13। सो गाइस ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।